बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ अपने फॉर्मोलॉजी के लेक्चर्स इन उर्दू हिंदी और हमारे कंप्लीट हो गए हैं 17 लेक्चर और आज हमारा है लेक्चर नंबर 18। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर को गो थ्रू कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ लिया। हमने सबसे पहले पढ़ी थी मॉडर्न स्केल ऑफ ऑपोजिशन जो कि बूलियन का, फिर हमने पढ़ी थी उसकी वेन डायग्राम्स, फिर हमने पढ़ा एरिस्टोटल का ट्रेडिशनल स्टैंड पॉइंट और आज हमने क्या पढ़ना है, आज हमने पढ़नी है वेन डायग्राम्स एंड एरिस्टोटोलियन ट्रेडिशनल स्टैंड पॉइंट। ठीक है। अब the conflict between Aristotle and the Boole is based on whether the universal preposition have existential import. Okay, ये conflict का क्या मतलब है? conflict का मतलब ये है कि जो ए ई आई ओ है, इसमें जो आई और ओ है ना, जो पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर प्रपोजिशन, ये अरिस्टोटल का बुलियन का सेम है, सम एस और पी, सम एस और नॉट पी। इसका तो सीधा सीधा मतलब यही है ना कि एस एग्जिस्ट कर ही रहा है, लेकिन जो इनका कॉन्फ्लिक्ट आता है ना अरिस्टोटल का और बुलियन का, वो किसके ऊपर आता है? यूनिवर्सल प्रपोजिशंस पे, कि उसके ऊपर क्या कहते हैं? हैव एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट। एग्जिस्टेंशियल इंपोर्ट के ऊपर अरिस्टोटल का और बुलियन का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अब देखते हैं कि अरिस्टोटल क्या कहता है। अरिस्टोटल assumes that universal prepositions A and E that actually refer to existing things have existential import. अरिस्टोटल क्या कहता है कि existential existing things have existential import, मतलब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। Boolean makes no assumptions that universal prepositions A and E to refer to existing thing that is have existential import। लेकिन जो बूलियन है वो नो अजम्पशन, कुछ नहीं कहता कि जो यूनिवर्सल प्रपोजिशन है वो एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। ठीक है। अब इसकी वेन डायग्राम्स देखें। वेन डायग्राम्स में क्या है? ए है ना, ऑल एस और पी। ऑल एस और पी का ऑल एस और पी का क्या मतलब है? उसमें हम क्या कहते थे? बुलियन स्टैंड पॉइंट क्या था? बुलियन का स्टैंड पॉइंट ये था, हम इस तरह के डायग्राम बनाते थे और ये ऐसा नहीं थे करते। लेकिन अरिस्टोटल हमें क्या कहता है कि एस एग्जिस्ट। जब हमने इस एरिया को शेड कर दिया, हम क्या कहते हैं कि जो शेडेड एरिया था वो एम्प्टी होता है। अब हमने क्या किया, ये तो हमने कह दिया ना कि ये एम्प्टी हिस्सा, इस वजह से हमने ये जो एस का हिस्सा रहता था ना, जो ओवरलैप हो रहा है, उसमें हमने सर्कल्ड एक्स को, क्रॉस को हमने सर्कल काट दिया। अभी हम पढ़ते हैं कि इसको हमने क्यों किया। अब देखिए ई है ना, नो एस और पे, ये भी यूनिवर्सल है, इसमें हमने इसको शेड कर दिया ओवरलैप एरिया को। अगर हमने इसको शेड कर दिया है, इसका मतलब ये एम्प्टी है और जो चीज़ हमारे पास मौजूद है उसमें हमने क्रॉस लगा दिया, ऊपर सर्कल काट दिया, कि इसमें हम क्या कह रहे हैं कि एस एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। अब हमारे पास क्या है? सम एस और पी। इसमें तो हम इसी तरह करते हैं ना, आई और ओ, बूलियन का और अरिस्टोटल का सेम ही होता है, वो सेम होता है, इसका आपस में कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। जो कंफ्लिक्ट आता है वो ए और ई के ऊपर आता है। ठीक है। अब हमारे पास टू डिफरेंट सैम्पल है, एक ये सैम्पल है सर्कल वाली और एक ये है। इन दोनों का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ओके, सबसे पहले ये क्रॉस की बात कर लेते हैं। क्रॉस को जो हमें पता है ना, इसमें हम पॉजिटिव क्लेम करते हैं, इसमें हमें पक्की गारंटी होती है कि जो एक्स है ना वो एग्जिस्ट कर ही रहा है, जो सब्जेक्ट है वो एग्जिस्ट कर ही रहा है। ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है पॉजिटिव क्लेम, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव क्लेम होता है। इसमें हमें श्योरिटी होती है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एग्जिस्ट कर ही रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी ये एक्स है और ये भी हमारे पास क्या है? पॉजिटिव क्लेम। अब ये जो ना हमारे पास सर्कल एक्स, इसका क्या मतलब है? जबकि जो एरिया सर्कल होता है ना, क्रॉस के साथ जो सर्कल होता है, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम करते हैं x represents the assumption of existence made by universal a and e preposition। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम assumption करते हैं कि ये एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, इसमें हम एज्यूम कर रहे होते हैं। जबकि इसमें हमारे पास पॉजिटिव क्लेम होता है, ये हमारे पास 100% श्योरिटी होती है कि ऐसे एग्जिस्ट कर ही रहा है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। अब ना बेसिकली हमारा स्टार्ट हो जाता है टेस्टिंग इमीडिएट इन्फ्रेंसेस। उसको ना हमने किसी भी इमीडिएट इन्फ्रेंस की अगर हमने किसी भी इमीडिएट इन्फ्रेंस की अगर हमने वैलिडिटी चेक करनी हो तो हमें ये 3 स्टेप्स को माइंड में रखना होगा। डिस्कस कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेप्स: reduce a problem to its basic form and check from the boolean standpoint।
If the problem is valid from the Boolean standpoint, you're done. It is also valid from Aristotle's standpoint. If the problem is invalid from the Boolean standpoint, then adopt the Aristotelian standpoint and place a circled X in the unshaded region of the premise and recheck the argument. If the argument is conditionally valid, then check if the circled X actually exists and actually represents an existing thing. If so, the argument is valid from the Aristotle standpoint. If not, then the argument is invalid. अब हमने ये जो पॉइंट्स पढ़े ना, इसको हम एग्जांपल से देखने की इसका मतलब क्या। टेस्टिंग इमीडिएट इन्फ्रेंसेस। इमीडिएट इन्फ्रेंसेस को हमने पढ़ चुके हैं। इमीडिएट इन्फ्रेंसेस क्या होता है? इमीडिएट इन्फ्रेंस क्या होता है? इमीडिएट इन्फ्रेंस हमारे पास एक ऐसा आर्ग्यूमेंट होता है जिसमें हम कंक्लूजन निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वन प्रीमाइस। और वैसे जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, उसका सिंपल सा स्ट्रक्चर ये होता है कि एटलीस्ट 2 प्रीमिसेस होना चाहिए और 1 कंक्लूजन होना चाहिए। अब हमने क्या करना है कि इसकी हमने क्या चेक करनी है? वैलिडिटी। इमीडिएट इन्फ्रेंसेस की वैलिडिटी चेक करनी है एरिस्टोटल स्टैंड से। अब देखिए हमारे पास क्या एग्जांपल है? ऑल ए आर बी देयरफॉर सम ए आर बी। सबसे पहले हमने क्या करना है? इसका बूलियन स्टैंड पॉइंट बनाना है। हमने इसको बूलियन स्टैंड पॉइंट से ड्रॉ करना है उसके वेन डायग्राम। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो इसमें हमने यही पढ़ा हुआ है कि जो ऑल ए आर बी की वेन डायग्राम ये होती है ना मॉडर्न स्केलर कंपोजिशन में, सम ए आर बी की ये होती है। अब अगर हमारे पास ये वैलिड है तो इसका मतलब हम आगे नहीं जाएंगे, फिर ये हमारे पास अनकंडीशनली वैलिड हो जाएगा। अगर हमारे पास बूलियन स्टैंड पॉइंट वैलिड आ जाता है फिर हम अरिस्टोटल पे नहीं जाएंगे। अगर जो अरिस्टोटल है, अगर बूलियन हमारे पास नहीं वैलिड आ रहा फिर हम किधर जाएंगे? बूलियन के ऊपर। अब देखें ना, प्रीमाइस हमें क्या कह रहा है कि ये हिस्सा एम्प्टी ऑल ए आर बी, और यहाँ पे क्या कह रहा है? सम ए आर बी। तो इसका मतलब जो बूलियन है वो हमें नॉट वैलिड है, ये हमें सही इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर रहा। अगर बूलियन हमारे पास ठीक इंफॉर्मेशन नहीं कन्वे करेगा फिर हम अरिस्टोटल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या देखा? ये अरिस्टोटल का स्टैंड पॉइंट। अरिस्टोटल का स्टैंड पॉइंट में हमने क्या पढ़ा? ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। और यहाँ पे हमने क्या किया था? जो ओवरलैप एरिया था उसमें हमने क्या काट दिया? क्रॉस लगा के सर्कल काट दिया कि एस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। हमने क्या पढ़ा है कि जो यूनिवर्सल है अरिस्टोटल का बुलियन का, उसमें हमारे पास थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है, और पर्टिकुलर में दोनों के सेम है। ई आई और ओ दोनों के सेम है, सम ए और बी। अब देखें, the information of the conclusion diagram is represented in the diagram, कि यहाँ पे भी हम क्या कह रहे हैं कि एटलीस्ट वन थिंग एग्जिस्ट, और इसमें भी हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट वन थिंग एग्जिस्ट। दोनों चीजें हमें एक ही इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है, इस वजह से हमारे पास क्या है? कंडीशनली वैलिड। ओके, इसमें हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमने बुलियन स्टैंड पॉइंट को चेक करना है। अगर बुलियन का स्टैंड पॉइंट हमारे पास वैलिड आ जाता है तो फिर ठीक है, इसका मतलब फिर हमारे पास अरिस्टोटल भी वैलिड आएगा। लेकिन अगर हमारे पास जो बुलियन है वो इनवैलिड आता है फिर हम किधर मूव कर जाएंगे? अरिस्टोटल में। और जो हमारे पास अनशेडेड एरिया होगा ना, जो शेड नहीं होगा, उसमें हम क्या कर देंगे? प्लेस कर देंगे एक्स को। If the argument is conditionally valid, then check if the circled x represented। तो हमने क्या करना है कि अब हम इसे नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ठीक है, अभी एग्जांपल नंबर 2 देखें। No pigeons are birds that can fly, therefore it is false that all pigeons are birds that can fly। ओके, हमने सबसे पहले क्या देखना है? इसकी फॉर्म को रिड्यूस करना है इनटू फॉर्म। ये हमने क्या पढ़ा ना, फिर से देखें क्या कह रहे हैं? रिड्यूस द प्रॉब्लम टू इट्स बेसिक फॉर्म। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये है ना, नो, अब ये हमने पेजेस की जगह इसका पी ले लिया और बर्ड्स की जगह हमने इसका बी ले लिया। ये हमने क्या कर दिया? इसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नो पी आर बी, therefore it is false that all p are b। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है? बुलियन का स्टैंड पॉइंट बनाना। बुलियन हमें क्या कहते हैं? नो एसर टी। तो इसका मतलब जो ओवरलैप एरिया वो एम्प्टी, उसे शेड कर देंगे। इट इज फॉल्स दैट ऑल ए आर बी, इट इज फॉल्स दैट अगर हमारे पास ए है और ए को हम फॉल्स कह रहे हैं तो फिर ट्रू क्या होगा? ओ, क्योंकि ए और ओ के दरमियान क्या आती है? कॉन्ट्राडिक्शन। अगर ए को हमने फॉल्स कह दिया तो इसका मतलब ओ क्या होगी? हमारे पास ट्रू। अब हमने इसका मतलब ए तो हमारे पास फॉल्स है, तो अब हम किसकी डायग्राम बनाएंगे?
ओ की, सम एस आर नॉट पी, तो इसका हम यहाँ पे कर देंगे क्रॉस। इसका मतलब यह है कि सम एस आर नॉट पी। हजरत देखें कि जो दोनों इंफॉर्मेशन है वो सेम है, कुछ कन्वे कर रही है, मतलब सेम इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही है, नहीं, ये अलग है, ये अलग है, इस वजह से। ठीक है, ये हमने बनाई है, दोनों इन्फॉर्मेशन हमें डिफरेंट कन्वे कर रही है, ये कुछ हो रहा है और ये कुछ हो रहा है। अगर हमारे पास ना जो बूलियन है वो वैलिड आ जाए, कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्रॉस आ जाए, सपोज करें, तो अगर फिर मतलब आप बस ये सपोज करें कि अगर हमारे पास जो बूलियन है ना वो अगर यहाँ पे आ जाता है वैलिड, अगर यहाँ पे वैलिड आ जाता है, फिर हमने अरिस्टोटल के ऊपर मूव नहीं करना, फिर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर वो हमारे पास होगा अनकंडीशनली वैलिड, अनकंडीशनली वैलिड। ठीक है, अगर हमारा जो बुलियन स्टैंड पॉइंट है वो वैलिड आ जाता है, मतलब यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन हमें सही कन्वे कर देता है, फिर हम उसे क्या कहेंगे, अनकंडीशनल वैलिड। और अगर वो हमारे पास इंफॉर्मेशन सही नहीं करता और फिर हम बुलियन से अरिस्टोटल की तरफ जाते हैं, और हम बुलियन से अरिस्टोटल की तरफ जाते हैं, तो अगर हमारे पास फिर अरिस्टोटल ठीक आ जाता है, फिर हमारे पास क्या होगा, कंडीशनली वैलिड। अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, इस वजह से ये क्या है, बूलियन हमारे पास वैलिड नहीं है। फिर हमने क्या करना है, किसकी तरफ मूव करना है, हमने मूव करना है अरिस्टोटल की तरफ। अब देखें, नो पी आर बी, अब ये हमारे पास क्या है, नो पी आर बी, नो पी आर बी अरिस्टोटल के स्टैंड पॉइंट से बनाने की वजह से यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा और यहाँ पे भी क्रॉस आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, सेम इंफॉर्मेशन, यहाँ पे भी तो कहने एटलीस्ट वन थिंग एग्जिस्ट, और यहाँ पे भी क्या कहना है, एटलीस्ट वन थिंग एग्जिस्ट, दोनों इंफॉर्मेशन सेम कन्वे कर रहे हैं, इस वजह से ये क्या है, कंडीशनली वैलिड। लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे, इसके बाद हम देख लेते हैं क्या करना। ऑल शुगर प्लम फेरीज आर डेलिकेट creatures, therefore some sugar plum fairies are delicate creatures। सबसे पहले हमारा क्या काम है, हमने इसको रिड्यूस फॉर्म में करना है, ऑल शुगर का एस और डेलिकेट का डी आ गया, इसी तरह सम एस और डी। ओके, इसमें भी हमने सबसे पहले बुलियन को स्टैंड पॉइंट को बनाना है, और बुलियन, इसमें भी हमने सबसे पहले बुलियन को बनाना है, और बुलियन हमारे पास यहाँ पे वैलिड नहीं आता, फिर हमने क्या करना है, मूव कर देना है अरिस्टोटल स्टैंड पॉइंट पे। अरिस्टोटल स्टैंड पॉइंट पे मूव किए, फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पे भी एटलीस्ट वन थिंग एग्जिस्ट है और यहाँ पे भी एटलीस्ट वन थिंग एग्जिस्ट है, लेकिन यहाँ पे जो फोकस करने वाली बात है ना वो ये है कि यहाँ पे हम एस को कह रहे हैं ना कि एस एग्जिस्ट कर रहा है, और एस हमारे पास क्या है, शुगर प्लम्स। The final step to see if the circled X represent at least one existing thing. The X in the circle S stands for sugar plum, which do not exist. Sugar plums तो हमारे पास exist ही नहीं करते, और जब हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है, हमने पीछे पहले से पढ़ी थी कि अगर हमारे पास, हम क्या है अरिस्टोटल स्टैंड पॉइंट को यूज कर रहे हैं और उसमें हमारे पास सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, फिर हमारे पास वहां पे कौन सी फैलिसी आती है, एग्जिस्टेंशियल फैलिसी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।